गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। आज ये आपके टेस्ट का डे 3 है। आज की इस वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स एक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिएगा या फिर आप सभी स्टूडेंट्स अपना इसे एक रिवीजन भी मान सकते हैं। आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और ये क्वेश्चंस आप लोगों के साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड होने वाले हैं। जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूँ वैसे ही आप सभी स्टूडेंट्स को लाइव चैट में कमेंट करके अपना आंसर बताना है और जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए थे। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं और इतने ही टाइम में आपको अपना आंसर करना है। ऑप्शन ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करीब 3 से 4 बार कराया हुआ है। अगर आप लोगों ने अपना रिवीजन किया है ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे टाइम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उपस्थिति के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा हुआ है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2S। क्या होता है? H2S होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन में आपको हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह H2S भी लिखा हुआ मिल सकता है, यानी इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको केमिकल फॉर्मूला पता होना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप लोगों को बताना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही ये क्वेश्चन कराया हुआ था। आपको बताना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि सूखी बालू चमकीली क्यों दिखाई देती है जबकि गीली बालू द्युतिहीन दिखाई देती है। द्युतिहीन से मतलब क्या हो जाएगा? चमकहीन दिखाई देती है, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है इसका कारण प्रकीर्णन है, ऑप्शन बी दिया है इसका कारण अपवर्तन है, ऑप्शन सी दिया है इसका कारण परावर्तन है और ऑप्शन डी दिया है यह एक प्रकाशीय भ्रम है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है। अगर आप लोगों ने अपना रिवीजन किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन है कि सूखी बालू चमकीली क्यों दिखाई देती है जबकि गीली बालू द्युतिहीन
यानी चमकहीन दिखाई देती है। इसका कारण आपको यहाँ पे बताना है। सो आपका टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका कारण परावर्तन है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। देखिए, सूखी बालू पर पड़ने वाली किरणें परावर्तित होती हैं, जिससे सूखी बालू चमकीली दिखाई देती है, जबकि गीली बालू प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए गीली बालू द्युतिहीन यानी चमकहीन दिखाई देती है। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, तो नोट कर लीजिएगा, यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं। देखिए, सूखी बालू पर पड़ने वाली किरणें परावर्तित होती हैं, जिससे सूखी बालू चमकीली दिखाई देती है, जबकि गीली बालू प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए गीली बालू चमकहीन यानी द्युतिहीन दिखाई देती है। ये आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, जो सूखी बालू होती है वो कितनी चमकीली दिखाई देती है, और जबकि जो गीली बालू होती है वो द्युतिहीन यानी चमकहीन दिखाई देती है, उसमें चमक नहीं होती है या फिर बहुत ही कम होती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका कारण परावर्तन है। क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। सो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है। ऑप्शन ए दिया है आवृत्ति, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य, और ऑप्शन डी दिया है आवृत्ति, वेग व तरंग दैर्घ्य तीनों नहीं बदलते। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कराया हुआ है। देखिए, अगर आप लोगों ने अपना रिवीजन किया है ना, तो आज के इस टेस्ट में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और अगर रिवीजन नहीं किया है तो फिर आप यहाँ पे आंसर नहीं कर पाएंगे। सो आपका यहाँ पे टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलती। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया हुआ है, जब चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी डिटेल में बताया हुआ था। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो वेग है और जो तरंग दैर्घ्य है ये बदल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो वेग है और तरंग दैर्घ्य है ये बदल जाते हैं, लेकिन जो आवृत्ति है ये नहीं बदलती है। ध्यान रखिएगा। और देखिए, आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ध्यान रखिएगा। और शॉर्ट में इसको हम HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आर्द्रताग्राही पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कई बार कराया हुआ है। पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है कि आर्द्रताग्राही पदार्थ होता क्या है, और आर्द्रताग्राही पदार्थ के सभी एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। देखिए, आर्द्रताग्राही पदार्थ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। सो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। देखिए, ऑप्शन ए आपका दिया है बिना बुझा चूना, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं।
सो यहाँ पे आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। सो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, यानी ए तथा बी दोनों। ध्यान रखिएगा, यानी जो बिना बुझा चूना है और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये दोनों ही आर्द्रताग्राही पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। अब देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको आर्द्रताग्राही पदार्थ के बारे में पता नहीं होगा। तो देखिए, ये पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 आपका दिया हुआ है द्रव्य वाला, उसी चैप्टर का आपका ये टॉपिक है। पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ आर्द्रताग्राही पदार्थ होता क्या है। तो वे पदार्थ जो नम वायु से नमी ग्रहण करके हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, परंतु संतृप्त विलयन नहीं बनाते, आर्द्रताग्राही पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स तो आपको वैसे ही पता चल गए, बिना बुझा चूना और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों ही आर्द्रताग्राही पदार्थ के एग्जाम्पल्स हैं। ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, आपको यहाँ पे बिना बुझा चूना की जगह इसका केमिकल फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है, और केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में आपको ऐसे फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में आया हुआ था, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस से रिलेटेड, वो क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है पहले ही। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले करीब 3 से 4 बार कराया हुआ है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी कैलोमल, और ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। सो आपका टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, 15 सेकंड का समय मैंने आपको दिया था। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी जिंक ऑक्साइड। यानी जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। जिंक ऑक्साइड लिखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला इसका होता है ZnO। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपको जिंक ऑक्साइड की जगह इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 1 मिनट और 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, अक्रिय गैस अथवा नोबल गैस। देखिए, अक्रिय गैस को ही नोबल गैस बोलते हैं, या फिर निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे इनर्ट गैस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, तो अक्रिय गैस अथवा नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया 6 इलेक्ट्रॉन की, ऑप्शन बी 3 इलेक्ट्रॉन की, ऑप्शन सी 5 इलेक्ट्रॉन की, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। देखिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, बात यहाँ पे नाइट्रोजन की हो रही है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन को शॉर्ट में हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 7 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1s2
2s2, रुकिए मैं थोड़ा यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, देखिए 1s2, 2s2, फिर इसके बाद आएगा 2p3। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए, देखिए 2 2 4 3 7 हो चुके। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले में 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसके बाद दूसरे में देखिए 2s2 और 2p3 2 और 3 को ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 5। तो यहाँ पे देखिए हमने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया है, हमें क्या मिला 2,5 मिला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में या फिर बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखेंगे। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 5 है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और देखिए अक्रिय गैस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, देखिए किसी भी तत्व को अक्रिय गैस अथवा नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में या बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि इसे अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाए, तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे दे दूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी ना। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 5 तो इसके पास पहले से ही है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं फिर इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा ना। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार मैं फिर से आपको कॉन्सेप्ट बता दूं अक्रिय गैस का। देखिए किसी भी तत्व को अक्रिय गैस अथवा नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन की बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, 2,5 मिला। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 5 थी। और देखिए अब इसको कितने की जरूरत है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये यहाँ पे अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। तो केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे दिया हुआ है, सो यहाँ आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करीब 7 से 8 बार कराया हुआ है, तो क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के कीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपना रिवीजन किया है तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। मैंने आपको 15 सेकेंड का टाइम दिया है और आपका टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फिर गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो ये किया था जॉन डाल्टन ने। किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। तो क्या ऑप्शन में आपको कहीं जॉन डाल्टन लिखा हुआ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। जोसेफ प्राउस्ट दिया है, जेरेमाइस बेंजामिन रिक्टर दिया है, जॉन्स जैकब बर्जीलियस दिया है, लेकिन जॉन डाल्टन तो दिया ही नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन में था नहीं तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ Ni की उपस्थिति में
Ni से हमारा मतलब हो जाएगा निकल से, ध्यान रखिएगा। तो Ni की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्राप्त गैस कौन सी होगी? इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और एक क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1996 यानी 1996 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया हुआ है। रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन करके करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ Ni यानी निकल की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्राप्त गैस कौन सी होगी? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? CO लिखेंगे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है, मैंने आपको कई बार बताया है। जब यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? CO प्लस 3H2 गेप्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई है Ni की उपस्थिति में, तो देखिए ऊपर हम क्या करेंगे? यहाँ पे Ni लिखेंगे, ये मैंने लिखा। फिर इसके बाद 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, तो नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 300 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। 300 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा? रिएक्शन होने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा, देखिए CH4, क्या मिलेगा? CH4 प्लस H2O। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो देखिए हमें यहाँ पे कौन सी गैस मिल रही है? तो हमें यहाँ पे CH4, जिसको हम मेथेन के नाम से जानते हैं, तो ये गैस हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो मेथेन आपका ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया? चलिए अभी हम चेक कर लेते हैं। सो मेथेन आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं रिएक्शन एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रिएक्शन क्या थी? CO प्लस 3H2, यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ 3H2, CO प्लस 3H2 गेप्स। देखिए यहाँ पे Ni की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर। तो हमें क्या मिलेगा? CH4 प्लस H2O। ये रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे CH4 यानी मेथेन गैस हमें मिल रही थी। देखिए मेथेन को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि मार्स गैस का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मार्स गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तब भी आप CH4 ही लिखेंगे, क्योंकि मेथेन को ही हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? सो क्वेश्चन नंबर 9 आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट और 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक वस्तु का ताप केल्विन पैमाने पर नापने से एक्स केल्विन, एक्स और के से मतलब यहाँ पे केल्विन है, ध्यान रखिएगा। तो एक्स केल्विन पाया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर नापने पर भी इसका ताप एक्स फ़ारेनहाइट पाया जाता है। तो x का मान क्या होगा, यानी x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और एक क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1996 यानी 1996 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था और ये क्वेश्चन करीब मैंने आपको 2 से 3 बार पहले भी सॉल्व कराया है। तो आई होप आप इसका आंसर कर जरूर पाएंगे। टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे? F, रुकिए मैं यहाँ पे थोड़ा सही से लिख देता हूँ, F माइनस 32 अपॉन में 9 इज इक्वल टू K माइनस 273 एंड अपॉन में आपका क्या आएगा? अपॉन में आपका आएगा 5।
सो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है। अब देखिए लिखा है कि एक वस्तु का ताप केल्विन पैमाने पर नापने से x केल्विन पाया जाता है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर नापने पर भी इसका ताप x फ़ारेनहाइट पाया जाता है। तो फॉर्मूले में यहाँ पे f से मतलब फ़ारेनहाइट से है और जिसका मान हमें क्या दिया गया है, x फ़ारेनहाइट दिया गया है। तो f की जगह हम क्या करेंगे, x को रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x - 32 और अपॉन में आपका 9 तो यहाँ पे रहेगा ही, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे k से मतलब केल्विन से है, तो एक वस्तु का ताप केल्विन पैमाने पर नापने से x केल्विन पाया जाता है। तो k की जगह भी हम क्या करेंगे, x को रखेंगे -273 और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर लेंगे। तो देखिए 9 की मल्टीप्लाई x - 273 में होगी। तो देखिए सबसे पहले 9 की मल्टीप्लाई x में, तो हमें क्या मिलेगा, 9x मिलेगा, माइनस यहाँ पे है माइनस लगाएंगे। 9 की मल्टीप्लाई 273 में करवाएंगे तो क्या मिलेगा, 2457 हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, 2457 इज इक्वल टू, अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई x में, तो 5x मिलेगा, फिर माइनस लगा है माइनस लगाएंगे। 5 की मल्टीप्लाई 32 में करवाएंगे, यानी 5 गुणे 32 करेंगे तो हमें 160 मिलेगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, केवल हमें पक्षांतर यहाँ पे करना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो देखिए 9x तो यहाँ पे है ही, 9x यहाँ पे रहेगा ही, और देखिए बराबर के इधर ये 5x आपका ये प्लस में है, जब इसको बराबर के इधर लेकर आएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हमारा होगा यहाँ पे, देखिए 9x - 5x यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब बराबर के इधर -160 आपका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे देखिए -2457, ये आपका माइनस में है, जब बराबर के इधर लाएंगे ये प्लस में हो जाएगा, यानी इधर जब आएगा तो 160 और प्लस 2457 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 9x में से 5x को लेस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर लिख देता हूँ, नीचे जगह है नहीं, तो 4x मिलेगा। 4x इज इक्वल टू, अब देखिए -160 और प्लस 2457 है, माइनस प्लस मिलके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जब लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 2297 मिलेगा, और वो भी प्लस में, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा, यानी प्लस 2457 बड़ा और माइनस 160 छोटा है। तो क्या मिला, 4x इज इक्वल टू 2297। तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह है नहीं तो इसको मैं अब यहाँ पे साफ करने जा रहा हूँ। ये वाली लाइन में लिख दूंगा फिर से यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 2297। तो यहाँ पे मैं साफ कर देता हूँ, क्या मिला था हमें, 4x इज इक्वल टू 2297। यहाँ पे x इज इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे 2297 और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 574.25। देखिए दशमलव के 2 अंक तक ही हम सॉल्व करते हैं, तो 2 अंक तक ही आपको सॉल्व करना है, इसके बाद नहीं। तो x इज इक्वल टू 574.25, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 574.25 कहाँ पे दिया है, सो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है नोट जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो देखिए एक तरफ सबसे पहले यहाँ पे कास्टिक सोडा लिखा हुआ है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH लिखा हुआ है। ऑप्शन बी आपका है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस लिखा है। ऑप्शन सी लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूला K2Cr3O7 लिखा है। ऑप्शन डी धावन सोडा, इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O लिखा है। तो देखिए इन चारों में से एक मिलान आपका यहाँ पे गलत है, वही आपको बताना है कि कौन सा गलत है। इन चारों ऑप्शंस में से एक गलत दिया गया है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइम कंप्लीट होने वाला है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है, ऑप्शन सी वाला गलत है। यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या लिखा है,
K2Cr3 लिखा है फिर O7 लिखा है, तो ये इसका फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का? K2, रुकिए मैं यहां पे लिख देता हूं, K2Cr2O7, ये होता है, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला। क्या होता है? K2Cr2O7 होता है। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? यहां पे तो लिखा है K2Cr3 लिखा हुआ है, फिर O7 लिखा है। आप लोग देख लीजिए, K2Cr3 फिर O7 यहां पे लिखा है, Cr यहां पे 3 लिखा है, तो ये तो गलत है। सही क्या होगा? K2Cr2O7। तो यही वाला मिलान गलत है, ऑप्शन सी वाला गलत है, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे आते, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यही वाला मिलान गलत है। और इसके अलावा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH ही होता है, जिसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस होता है, बिल्कुल सही है। धावन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr3O7 नहीं, K2Cr2O7 होता, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यही वाला मिलान आपका गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका एक न्यूमेरिकल दिया गया है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार सॉल्व कराया है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 8 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर के 2 लेंसों को जोड़कर एक लेंस बनाया गया है। इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2001 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन आपका सिंपल है और देखिए इस टाइप के, इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके, करीब 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जा चुके, ध्यान रखिएगा। और देखिए लास्ट टाइम आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का, और मैंने करवाया हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है कि 8 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर के 2 लेंसों को जोड़कर एक लेंस बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे 2 लेंस दिए गए हैं जिनकी शक्ति यहाँ पे 8 डायोप्टर और -10 डायोप्टर है। तो पहले लेंस की शक्ति 8 डायोप्टर और दूसरे लेंस की शक्ति -10 डायोप्टर दिया गया है, ठीक है यहाँ पे। और देखिए डायोप्टर क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो पहले लेंस की शक्ति हमें 8 डायोप्टर दी गई है, इसको हम क्या लिखेंगे? P1 लिखेंगे। P1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 8, और यहाँ पे डायोप्टर को शॉर्ट में मैं D लिख देता हूँ, ठीक है। डायोप्टर को शॉर्ट में हम D लिखते हैं। तो P1 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई है? 8 डायोप्टर, ये मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए दूसरे लेंस की शक्ति -10 डायोप्टर, तो इसको क्या लिखेंगे? P2 लिखेंगे। P से मतलब पावर होता है, शक्ति, और यहाँ पे दूसरे लेंस की शक्ति लिख रहे हैं, तो P2, इसकी वैल्यू क्या दी गई है? -10 और डायोप्टर, ठीक है। देखिए इन 2 लेंसों को जोड़कर एक लेंस बनाया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब जो इन दोनों लेंसों को जोड़कर एक लेंस बनाया गया है, इसकी क्षमता को हम निकालेंगे, यानी संयोजन की क्षमता को निकालेंगे। तो संयोजन की क्षमता P = हमारा फॉर्मूला होता है P1 + P2। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू हमारे पास 8 डायोप्टर है, फिर फॉर्मूले में प्लस, P2 की वैल्यू हमारे पास -10 डायोप्टर है, तो यहाँ पे माइनस का साइन मैंने लगा दिया। देखिए प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी 8 में से अब हमें क्या करना होगा? 10 को लेस करेंगे, तो हमारा ये किस में आएगा? निगेटिव में, -2 आएगा, ठीक है। और डायोप्टर, यानी यहाँ पे संयोजन की क्षमता क्या निकल गई? -2 डायोप्टर P की वैल्यू। देखिए जो दोनों लेंसों को जोड़कर एक लेंस बनाया गया, जो उसकी क्षमता हमने निकाली वो हमें -2 डायोप्टर मिली हुई है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ संयोजन की क्षमता P का मान -2 डायोप्टर हमें मिल चुका है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है? फोकस दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे P = 100
और अपॉन में एफ, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे P की वैल्यू -2 डायोप्टर अभी हमने निकाली संयोजन की क्षमता, ये रख देंगे, इज इक्वल टू 100 और अपॉन में F, इसका मान तो हमें निकालना है। अगर 2 के नीचे मैं 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 की मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई F में तो हमें -2F मिलेगा, इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 100 में तो हमें 100 मिलेगा। ठीक है, या फिर F इज इक्वल टू 100 और अपॉन में यहाँ पे आपका -2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने पर 2 5 10 एंड 0 और ये माइनस में आएगा और सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -2 डायोप्टर, ये हमने संयोजन की क्षमता निकाली और फोकस दूरी F का मान हमने क्या निकाला, -50 सेंटीमीटर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते कहाँ पे दिया है। देखिए -2 डायोप्टर और -50 सेंटीमीटर, ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया। ठीक है, देखिए जो फोकस दूरी निकली थी सेंटीमीटर में निकली थी, इसीलिए फॉर्मूला मैंने यूज किया था P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू 100 अपॉन में F। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में थी इसीलिए इस फॉर्मूले का यूज किया। अगर मीटर में आती है तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन F हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में था, ये यूज नहीं होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, क्योंकि सभी ऑप्शंस आपके सेंटीमीटर में दिए गए थे। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। और देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया P इज इक्वल टू 100 अपॉन में F, इसका यूज करके आप लेंस की क्षमता को भी निकाल सकते हैं, फोकस दूरी को भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक ऑप्शन डी होगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से गन्ने की शर्करा से सिरके का बनना एक कैसा परिवर्तन है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। 20 सेकेंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी दिया है रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन सी दिया है रासायनिक परिवर्तन और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सो आपका टाइम यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा, देखिए भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पूरा टॉपिक पढ़ाया है, एक एक एग्जाम्पल बताए हैं, पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो आपका द्रव्य वाला है उसी चैप्टर का टॉपिक है। एक बार मैं फिर से आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में बता देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, वे परिवर्तन जिनमें स्थायी रूप से नए, देखिए वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ स्थायी रूप से नए पदार्थ में बदल जाता है तथा इन नए पदार्थ के गुण, रचना, भार आदि मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए ये परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये स्थायी परिवर्तन होता है। परिवर्तन के कारण को हटाने पर भी मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब जैसे गन्ने की शर्करा से एक बार सिरका बन गया ना, तो उसके बाद हम यहाँ पे सिरका बनने के बाद क्या सिरके से हम गन्ने की शर्करा को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये एक रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। आपको बताना है कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कई बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। सो आज के इस टेस्ट में मैंने आप लोगों से यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ऑनेस्टी के साथ बताइएगा कि 12 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हुए हैं। और वैसे तो मुझे पता ही है कि किसने यहाँ पे क्या करेक्ट किया, कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो कमेंट करके आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।